हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इस कंप्यूटर प्रैक्टिस की श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूं। हम कंप्यूटर पे एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस की एक सीरीज प्रारंभ किए हैं। उस प्रैक्टिस की सीरीज का चौथा सेशन है, चौथा लेक्चर है। आज देखते हैं, आज फिर से वही हम 10 सवालों पर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण 10 सवालों से संबंधित विभिन्न तथ्यों को हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम इस पर डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन की पैटर्न हम इस प्रकार से डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर का हर सेक्शन का भी इसमें इंक्लूड होते जाए। मतलब कुछ क्वेश्चन हार्डवेयर का रहे, कुछ इनपुट डिवाइसेस का, कुछ आउटपुट डिवाइसेस का रहे, कुछ सॉफ्टवेयर का रहे, कुछ नेटवर्किंग से संबंधित सवाल हो। ऐसा हमारा कोशिश है। आप अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मेन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो रहा है, मान कर चलिए। अगर सेशन अच्छा लगता है, अगर मैं एक्चुअल में आप लोगों के लायक अगर मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि सबको फ़ायदा मिले, सब तक ये वीडियो लेक्चर पहुँचे। कंप्लीट फ्री वीडियो लेक्चर रहेगा, सारे टॉपिक पर ये हम डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे एमसीक्यू की हम श्रृंखला चलाएंगे। बस बने रहिए। देखते हैं, अ टाइप ऑफ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट अ सेंट्रल प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स विच यूजेस मल्टीप्लाइंग इज नोन एज। यहाँ पर एक चीज, एक सेंट्रल प्रोसेसर में और उसके पेरिफेरल के बीच में क्या करता है, वो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल किसको बोलते हैं? पेरिफेरल का मतलब होता है वे सारे डिवाइसेस जिसको हम एक सीपीयू, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सराउंडिंग एक कंप्यूटर सिस्टम के चारों ओर एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं विभिन्न पोर्ट्स के माध्यम से। जैसे कि प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, स्पीकर हो गए, लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ईयरफोन हो गया। ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस, क्योंकि इसे हम कंप्यूटर सिस्टम के सराउंडिंग विभिन्न प्रकार के पोर्ट्स के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ये बोल रहा है कि ऐसा क्या डिवाइस है जिसका यूज़ हम सेंट्रल प्रोसेसर और पेरिफेरल के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मल्टीप्लाइंग। ये मल्टीप्लाइंग का मतलब होता है मल्टीप्लेक्सिंग, और ये मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है जब एक से अधिक डिवाइसेस किसी कॉमन चैनल को, किसी कॉमन पाथ का यूज़ डेटा को शेयर करने के लिए, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को, उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग। और मल्टीप्लेक्सिंग की जो टेक्निक है, हम जिस पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू हम पूरा कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है। तो मल्टीप्लेक्सर वह डिवाइस है जो मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को एक कॉमन चैनल को शेयर करने के लिए क्या करता है? यूज़फुल बनाता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर मॉडेम। मॉडेम तो सिंपली आपका नेटवर्किंग में यूज़ होता है, तो ऑप्शन तो नहीं आएगा। नेटवर्क तो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के इंटरकनेक्शन से बना हुआ नेटवर्क है। ऑल ऑफ दिस तो नहीं आएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर ही वह डिवाइस होता है जो मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को, किसी कॉमन चैनल को, किसी कॉमन वायर को, किसी कॉमन पाथ को डेटा शेयरिंग करने के लिए यूजफुल बनाता है। देखते हैं पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है वो किस चीज़ का बना होता था? अब यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, तो ये तो गलत है। जब से हम डिजिटल कंप्यूटर की बातें कर रहे हैं, जब से हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तब से हम जानते हैं कि जब पहला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम बना, तो उसके बेसिक कंपोनेंट के रूप में हमने वैक्यूम ट्यूब नामक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ किया था। तो ये तो पहला पीढ़ी का था, प्रथम पीढ़ी का था।
तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था करके बोलेंगे अगर एग्जाम में सवाल आए तो वैक्यूम ट्यूब था। जैसे ही आपका जॉन बार्डिन और विलियम शॉकले नामक साइंटिस्ट ने ट्रांजिस्टर डेवलप किया, सारे वैक्यूम ट्यूब को एक ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया और ट्रांजिस्टर पर आधारित नए कंप्यूटर सिस्टम का विकास होना शुरू हुआ। तो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर पर आधारित था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ट्रांजिस्टर। क्लियर हुआ। तो एग्जाम में फर्स्ट जनरेशन पूछे तो वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन पूछे तो ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन पूछे तो इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम पूछे तो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित, और पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात पूछे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है, मशीन लर्निंग पर बेस्ड है। तो ये सब सवाल पूछा जाता है, तो बने रहिए। देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा, कोई इन्वेंशन किया, कोई डेवलप किया, कोई साइंटिस्ट रिसर्चर पर आधारित सवाल पूछा ही जाता है। तो हम हर तरीके से हमारे कंप्यूटर के सिलेबस को कवर करना चाह रहे हैं ताकि हर एक एग्ज़ाम में उसका बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसने पहला कंप्यूटर माउस बताया। आप सबको मैं बता दूं तो जब कंप्यूटर सिस्टम बना तो इनपुटिंग करने के लिए वहाँ पर कीबोर्ड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कीबोर्ड है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं था। हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और कमांड देने के लिए हमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज और कमांड याद रखना पड़ता था, यूज़र फ्रेंडली नहीं था बोल सकते हैं। तो उस दिक्कत को अवॉइड करने के लिए डगलस एंजेलबर्ट, ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक इंजीनियर थे, और ये डगलस एंजेलबर्ट ने एक पॉइंटिंग डिवाइस डेवलप किया था। उस पॉइंटिंग डिवाइस को क्या किया, कहा गया माउस। वो दिखने में एक प्रकार के माउस की तरह, एक चूहे की तरह दिखता है, इस कारण उसको माउस नाम रख दिया गया। क्लियर हुआ। तो ये पहला कंप्यूटर के लिए बनाया गया जो माउस था, कंप्लीट मैकेनिकल डिवाइस था, मैकेनिकल माउस था, एक मैकेनिकल माउस था। और इसको बनाने के लिए मैकेनिकल पार्ट्स और लकड़ी के हिस्से का प्रयोग किया जाए। इसका फ्रेम था एक्सटर्नल, आउटर जो बॉडी किसका बना था। तो एक एग्जाम में सवाल ये भी पूछा है कि पहला कंप्यूटर जो माउस है उसकी आउटर संरचना को, आउटर बॉडी को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए कौन सा, तो वुड, लकड़ी का प्रयोग किया गया था। और पहला जो माउस था वो कंप्लीट क्या था, मैकेनिकल माउस था। मैकेनिकल था, यांत्रिक था बोल सकते हैं, मैकेनिकल, उसमें रोलर वगैरह थे, उसमें कई प्रकार के मैकेनिकल पार्ट्स थे, और वो मैकेनिकल पार्ट्स रोलर मूवमेंट करके कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की पोजीशन को क्या करता था, दर्शाता था। तो मैकेनिकल माउस था, उसकी आउटर सराउंडिंग लकड़ी से बना था। कौन बनाया था, डगलस एंजेलबर्ट रहे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्टीव जॉब्स के बारे में आप सबको जानते हैं, आप सबको पता है, अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये अमेरिका की मल्टीनेशनल जो कंपनी है एप्पल, ये एप्पल के संस्थापक है बोल सकते हैं, फाउंडर है बोल सकते हैं। तो एप्पल कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर कौन है करके बोले कभी, स्टीव जॉब्स, क्योंकि पूछा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर फील्ड में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के फील्ड में काम करने वाला एक कंपनी है। बिल गेट्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट है सबसे बड़ा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में, अगर मार्केट में अगर अधिकार बोले, सबसे बड़ा एक अधिकार है इनका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ के नाम से जारी करता है। तो ये बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो इन्होंने तो कंप्यूटर माउस नहीं बनाया था, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। और टिम बर्नर्स-ली का योगदान है तो इंटरनेट नेटवर्किंग के फील्ड में है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डगलस एंजेलबर्ट, जो कि पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। और कंप्यूटर माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में हम कोई भी कमांड दे सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, कर्सर की पोजीशन को देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। आधुनिक कंप्यूटिंग के जनक कौन है, किसे माना जाता है। तो यहाँ पर दिया है स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स तो एक आपका कंपनी चला रहे, एप्पल कंपनी है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट अपना खुद का एप्पल है, वो टीवी लाता है, आईफोन ला रहा है, खुद का लैपटॉप लाता है, खुद का डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डेवलप करता है। तो ये तो नहीं है। बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, तो इनको भी आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक नहीं बोलते।
एलन ट्यूरिंग की अगर बात करें तो एलन ट्यूरिंग, जैसा कि मैंने बताया कि 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, मशीन लर्निंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। जैसे कि हम रोबोट जानते हैं ना, एक इंसान, एक आपका मशीनी इंसान की तरह हर एक कामों को आज कर दे रहा है। तो रोबोटिक्स है वो 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आता है और वो एक प्रकार का क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। मशीनों में इंसानों की तरह कृत्रिम मानव बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, मशीनों में भी सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। तो एआई एक टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर के नाम से किसको जानते हैं? महान कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग को तो कंप्यूटर का पिता न माने है, एआई का फादर है। अगर हम ऑप्शन डी की तरफ चले तो ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज है। और ये चार्ल्स बेबेज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने दो मैकेनिकल कंप्यूटर का विकास किया था, एक एनालिटिकल इंजन और दूसरा डिफरेंशियल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंशियल इंजन में उन्होंने जो कंप्यूटर सिस्टम के जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था, जो उसके कंप्यूटर सिस्टम में इनपुटिंग डिवाइस, आउटपुटिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, जिस प्रकार से आज कंप्यूटर सिस्टम का विकास होता है, वो कंप्यूटर सिस्टम कहीं ना कहीं चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर सिस्टम के ही संरचना का फॉलो करता है बोल सकते हो, एक नींव है बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो डिफरेंशियल इंजन बनाया, एनालिटिकल इंजन, दो मैकेनिकल कंप्यूटर का विकास किया, वो कंप्यूटर का विकास कहीं ना कहीं आधुनिक कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए ही आधुनिक कंप्यूटर का जनक बोले, चाहे सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर अगर बोले तो चार्ल्स बेबेज को ही कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज, आधुनिक कंप्यूटर के जनक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए। अगर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए ताकि इसका बेनिफिट सबको मिले। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन जो होगा कंप्लीट फ्री रहेंगे, तो अधिक से अधिक लोगों तक मेरा लेक्चर पहुंचे, बस यही आशा है। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बोल रहा है, नहीं है की बात कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है एक प्रकार की कोडिंग है, एक प्रकार की कोड्स हैं बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर है उसको ड्राइव करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम विकसित करते हैं, सॉफ्टवेयर का विकास करते हैं। तो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करके हम सॉफ्टवेयर का विकास करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। क्लियर हुआ? तो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है पूछ रहे। तो पाइथन तो एक प्रकार की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं बताऊंगा हाई लेवल लो लेवल क्या होता है पूरे थ्योरी में, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं? जिसको डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, जिसे हम यूज़र लोग, हम प्रोग्रामर लोग, हम इंजीनियर लोग, साइंटिस्ट लोग की जो भाषा जो होती है, इंसानों की जो समझने योग्य भाषा है, वो हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम अपनी सुविधा के लिए अपने समझने योग्य रूपों में हमने कोडिंग का विकास किया, भाषाओं का विकास किया, उसी को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली कंप्यूटर तो समझ नहीं सकता, वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है, वो बाइनरी फॉर्म में ही प्रोसेसिंग करता है, वो 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। इस कारण हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज को हमें लो लेवल लैंग्वेज, मतलब हमें मशीनी भाषा में कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ती है। और मशीनी भाषा में कन्वर्जन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंटरप्रेटर और कंपाइलर जैसे ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो पाइथन तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब पेज डिजाइनिंग में यूज़ होता है, गेम सॉफ्टवेयर जो गेमिंग सॉफ्टवेयर होता है, डिफरेंट टाइप के बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग में होता है, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग जैसे चीज़ों में पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। दूसरा देखते हैं HTML। HTML है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है करके पूछा जाता है, तो वेबसाइट डिजाइनिंग में, या वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं,
तो बहुत सारे वेब पेजेस जब होता है तो उससे मिलकर बनता है वेबसाइट। तो वेबसाइट बोलो चाहे वेब पेज, तो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल होता है अगर आपको पूछे तो HTML है। और HTML एक प्रकार का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये भी भाषा है, ये भी भाषा है, हमें नहीं है करके पूछा है। C++ आपको पता है ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका भी इस्तेमाल हम विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में हम करते हैं। तो ये भी है, हमें नहीं है पूछा है। देखते हैं ऑप्शन डी फायरफॉक्स। ये फायरफॉक्स एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि मोज़ाइला फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया हुआ एक प्रकार का वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र है ये, वेब ब्राउज़र है ये। वेब ब्राउज करना मतलब इंटरनेट तक पहुंचना, तो वेब ब्राउज़र को इंटरनेट का द्वार बोल सकते हैं, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए एक माध्यम। तो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामिंग भाषा नहीं। तो क्वेश्चन में नहीं है करके पूछा था, तो ये फायरफॉक्स है वो किसी प्रकार के प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो कि क्या है वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल। जैसे कि मैं बताया था फायरवॉल एक प्रकार का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो अनऑथराइज्ड तरीके से किसी इंटरनेट को, किसी सिस्टम को, किसी वेबसाइट तक को इस्तेमाल करने से क्या करता है, रोकता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर लिखा है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वायरस को रोकने के लिए तो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, मेलवेयर सॉफ्टवेयर का, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, टू ब्लॉक दी अनवांटेड ट्रैफिक यही है। ठीक है, अनऑथराइज्ड तरीके से किसी यूज़र को किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए किसी कंप्यूटर को एक्सेस करने से क्या करता है, ये रोकता है, तो ये सही है। ठीक है, अनवांटेड ट्रैफिक को रोकता है। टू स्पीड अप इंटरनेट कनेक्शन, ऐसा कुछ नहीं, इंटरनेट की कनेक्शन को। टू मॉनिटर द इंटरनेट यूजेस, ऐसा भी नहीं। तो ट्रैफिक को, अनवांटेड ट्रैफिक को, अनवांटेड यूजर्स को किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, किसी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने से जो रोकता है उसी को क्या बोलते हैं, फायरवॉल बोलते हैं। एक प्रकार का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है, संयोजन है बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस है वो एक प्रकार की अनवांटेड प्रोग्राम कोड होता है, एक प्रकार की अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्थित किसी फाइल को डैमेज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, चुरा सकता है, उसको डिलीट कर सकता है। ऐसा करने वाला एक प्रकार की मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। इनमें से कौन सा अनवांटेड, मेलिशियस मतलब अनवांटेड सॉफ्टवेयर, अनवांटेड प्रोग्राम कोड होता है। तो देखते हैं ट्रोजन हॉर्स, तो ये भी एक प्रकार का मालवेयर है, मेलवेयर बोलते हैं। मेलिशियस सॉफ्टवेयर का ही शॉर्ट फॉर्म मेलवेयर होता है। मेलिशियस मतलब अनवांटेड, अवांछनीय प्रोग्राम कोड। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स। दूसरा है आपका वॉर्म्स, राइट वंस रीड मेनी, इसका फुल फॉर्म क्या है, राइट वंस रीड मेनी। तो ये भी एक प्रकार की मेलिशियस या अनवांछनीय प्रोग्राम होता है, एक प्रकार की अनवांटेड सॉफ्टवेयर कोड होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपका अपने कोड को ऑटोमेटिक फैलाता है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, अपने कॉपी बनाते जाता है। और ट्रोजन हॉर्स है अपने आप में कोई कॉपी नहीं बनाता। क्लियर हुआ। और स्पाईवेयर एक प्रकार की ये भी एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। और ये सारे प्रोग्राम जो होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कोड जो होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में जाकर कंप्यूटर सिस्टम की किसी डेटा को चुराने का काम करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटी को निगरानी करता है, निगरानी कर करके अपने मालिक को, जिन्होंने इस पर्टिकुलर कोड को बनाकर भेजा है, उनको जानकारी को गुप्त रूप से ये भेजते रहता है। तो हमारे किसी डेटा को चुरा सकता है, डेटा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे करने की क्षमता रखते हैं। तो ये सभी मेलिशियस सॉफ्टवेयर है और ये सब क्या है, कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा, सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर में से सभी आएगा। ट्रोजन हॉर्स भी वायरस है, वॉर्म भी वायरस है। स्पाईवेयर, स्पाई करना मतलब जासूसी करना। ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुस करके ये क्या करेगा, यूज़र की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते रहता है, एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके महत्वपूर्ण डेटा को, फाइल को, इंफॉर्मेशन को अपने मालिक तक क्या करते रहता है, वो भेजते रहता है। तो स्पाईवेयर स्पाई करने वाला सॉफ्टवेयर है, सभी प्रोग्राम है, सभी कोड है, सभी अवांछनीय प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सबको मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार की क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम का मतलब कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है वही क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम एक डेड बॉडी ही बोल सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा है। जिस कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं रहते, उस कंप्यूटर में कोई भी डेटा प्रोसेसिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग, कोई भी एक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती। यहाँ तक का कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट भी नहीं हो सकता, ऑन भी नहीं हो सकता। तो सारे कार्यों को संपादित करने के लिए जो काम आता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब एक प्रकार की प्रोग्राम है, कोड है। ठीक है, अब देखते हैं टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर है वो सारे की एक्टिविटी को उसका मैनेजमेंट करता है। इनपुट मैनेजमेंट, आउटपुट मैनेज, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, ये सारे हार्डवेयर पार्ट है। तो सारे हार्डवेयर संसाधन है उसका मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। टू प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस, जैसा कि मैं बताया ना, अगर कंप्यूटर सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन भी नहीं कर सकते, ना इनपुटिंग कर सकते, ना आउटपुटिंग कर सकते, ना डेटा प्रोसेसिंग कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट होने में जो यूज़फुल बनाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी सही है। टू रन एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी रन कराने में, हमें यूज़फुल बनाने में कौन मदद करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक क्या है, डेड बॉडी है। तो ये सारे कामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज लैन। तो लैन का फुल फॉर्म पूछ देता है, एक प्रकार की नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क का मतलब होता है हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वे सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस का संयोजन जो आपस में डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है। तो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के इंटरकनेक्शन से बना हुआ नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क करता है। और जियोग्राफिकल एरिया, उसकी क्षेत्रफल के आधार पर, उसके साइज के आधार पर नेटवर्क 3 प्रकार का, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वेन वाइड एरिया नेटवर्क। तो क्षेत्रफल के आधार पर 3 प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सबसे छोटा जियोग्राफिक एरिया पे होता है, किसी एक बिल्डिंग पर हो सकता है, किसी एक ऑफिस के अंदर हो सकता है, किसी एक कमरे के अंदर हो सकता है, किसी स्कूल कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के एक कैंपस के भीतर स्थित सभी प्रकार की कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने से बना हुआ नेटवर्क, छोटे क्षेत्रफल पर, जनरली 1 से 2 किलोमीटर, 2 अप टू 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर की जो एरिया है, जियोग्राफिक एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में स्थित सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के मिलने से बना हुआ एक नेटवर्क है लोकल। लोकल मतलब छोटा। तो देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, ए नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया। तो लार्ज जियोग्राफिक नहीं, मैं तो बताया कि छोटे जियोग्राफिक एरिया, एक कमरे के भीतर के सारे कंप्यूटर को जोड़ेंगे तो लार्ज कैसे होगा, तो ये गलत है। ठीक है, अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द डिवाइसेस। डिवाइसेस मतलब सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकता है। तो जो डेटा और के ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी डिवाइसेस के जुड़ने से बना हुआ नेटवर्क। अ नेटवर्क दैट कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ बिल्डिंग, जैसा मैं बोला ना, एक बिल्डिंग, एक कमरे, एक ऑफिस, एक स्कूल का कैंपस, एक यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों के बीच स्थित कंप्यूटरों को जोड़ने से बना हुआ नेटवर्क। तो यहाँ पर लिखा है विद इन अ बिल्डिंग आर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। ये तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है। देखो, छोटे क्षेत्रफल पर स्थित सारे कंप्यूटरों को या कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के जुड़ने से बना हुआ नेटवर्क ही क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जनरली 1-2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की क्षेत्र पर, ठीक है, उसकी दूरी पर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, विच इज अ नेटवर्क डिवाइस
हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू, इनमें से कौन सा स्विच है? स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्विच क्या है करके बोलेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्क क्यों बोला? क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का, आपस में जोड़ने का ये काम करता है। नेटवर्किंग में आता है। नेटवर्किंग मतलब दो या दो से अधिक डिवाइसेस को आपस में जोड़ना। डिवाइसेस क्या क्या हो सकता है? मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, ये सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइस जो डेटा को ट्रांसमिट रिसीव करने में सक्षम, वो सारे नेटवर्किंग डिवाइस। एक नेटवर्किंग डिवाइस है, उसको आपस में जोड़ने के लिए एक डिवाइस यूज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्विच। तो स्विच का क्या काम है करके पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस अटैक, तो ये तो गलत है। वायरस, स्विच तो एक हार्डवेयर है, ये वायरस अटैक से बचाता है वाली बात नहीं है। वायरस अटैक से जो बताता है वो एंटीवायरस है, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर होता है, वो बचाता है। ये तो स्विच खाली कनेक्ट करने का काम करता है। टर्न ऑफ द पावर टू द नेटवर्क, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। पावर को टर्न ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं होते। तो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को, एक नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर्स को, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस, ये सही है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। यहाँ पर लिखा है कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस, एक नेटवर्क में, एक कंप्यूटर नेटवर्क में स्थित सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसी के साथ आज की ये एमसीक्यू की सीरीज यहीं पर समापन करना चाहेंगे। देखे होंगे दोस्तों आप लोग, हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन पर मैं 2-4 तथ्यों को मैंने डिस्क्राइब किया। खाली मैं आंसर पर नहीं, आंसर को जस्टिफाई भी कर रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन हैं उसके हर एक ऑप्शन को मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आएंगे, क्या पूछा जा रहा है। तो बने रहिए, अपना तैयारी करते रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना। यही आपके द्वारा दिया गया एक मोटिवेशन है, एनर्जी है, ताकि मैं आप काम को अच्छा करते रहूं। तो इसी के साथ आज की एक कक्षा समापन करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके में नोटिफिकेशन जाएगा, तो मेरे हर एक वीडियो लेक्चर को देख करके आप अपना तैयारी कर सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।